दोनों कर सकते हैं, उसमें होस्ट सेटिंग होती है। ओके जी, इस ब्लॉग पोस्ट को हम ये आपने ना पिन कर दिया, दोबारा से मैं कर लेता हूँ इसको। ठीक, राइट, फुल स्क्रीन कर देना। ये हमारे पास क्या हो गया? ओके, ये ब्लॉग पोस्ट जो एक है, क्रिएटिंग अ रिएक्ट ऐप विद स्ट्रैपी एज बैकएंड, थोड़े से इश्यूज से मैंने इसको एग्जीक्यूट किया था। सो इसमें एक ही सिंपल स्कीम है जिसमें टाइटल, डिस्क्रिप्शन, फिनिश्ड, ऑनर ये आपने बनाने, राइट। सो स्ट्रैपी के एंड पे तो काफी सिंपल सा काम है। स्ट्रैपी सर्वर कुछ एरर्स दे रहा है, मे बी इसमें दोबारा से बनाने। अब ये टू डूज में हमने सिंपल जो भी टू डू ऐड करें, टाइटल, डिस्क्रिप्शन और फिनिश्ड, जो उसने यहाँ पे दिए, टाइटल, डिस्क्रिप्शन ऑफ फिनिश्ड। जो ऑनर की एट्रीब्यूट है, इसका यूजर से रिलेशन दे दिया कि इसका ऑनर कौन है। जी ठीक, तो इसका ऑनर कौन है यहाँ से कर सकते हैं, यानी दो कलेक्शन में यूज होनी है, यूजर्स की। यूजर की आपको पता है ऑलरेडी वो बना देता है यहाँ से। आपने यूजर जो क्रिएट करने, ऑथेंटिकेटेड रोल में क्रिएट करने, ठीक है जी। और वन टू मैनी रिलेशनशिप है जिसमें ये फीचर है, नीचे नजर नहीं आ रहा आपको लेकिन यहाँ पे नजर आ रहा है जो इसके टू डूज है। यूजर नेम, ईमेल, पासवर्ड एंड सो ऑन। टू डूज में आए, यहाँ पे कोई सा भी टू डू न्यू क्रिएट करें और यहाँ पे यूजर आप असाइन कर सकते हैं, राइट। बैकएंड का काम मतलब सिंपल है, पहले ये रिलेशन आपने बना लेने हैं और इन रिलेशंस को आपने एक्सेस दे देनी है। सेटिंग्स में आके ये रोल्स एंड परमिशन में खास तौर पर ऑथेंटिकेटेड यूजर को रोल देना है। ऑथेंटिकेटेड यूजर को रोल देने का मतलब है कि लॉगिन के बाद ही एक्सेस होंगे ऑथेंटिकेटेड। और ऑथेंटिकेटेड में जब आप आए तो यहाँ से टू डूज को मैंने, क्योंकि इसमें डिलीट भी करना चाहे कोई इशू नहीं, हम ये पॉलिसी लगाएंगे कि जो बंदा लॉगिन हुआ है वो अपने ही टू डूज उसे नजर आए और सिर्फ अपने ही टू डूज वो डिलीट, एडिट वगैरह कर सके। तो उसके लिए पहला तो हमने ये एक्सेस दे दी, लेकिन अगर आप ऐसे एक्सेस देंगे तो जब वो ये रिक्वेस्ट भेजेगा फाइंड के अगेंस्ट तो उसको सारे ही टू डूज विजिबल होंगे। तो उसके लिए आपने स्ट्रैपी में आना है, अपना थोड़ा सी जो कॉन्फ़िगरेशन चेंज करनी है वो मैं आपको बता देता हूँ। एपीआई में आए, टू डूज में आए और यहाँ से जो इसके कंट्रोलर्स हैं, कंट्रोलर में आ गया मैं, यानी उसी नाम से जो कंट्रोलर, ये जो इसका फाइंड का राउट है इसको मैंने रीराइट कर दिया। ये जरा गौर से देखो, यूजर सिर्फ अपने ही टू डूज गेट कर सके। अगर मैं ड्राइवर हूं मुझे मेरी ही ड्राइव्स नजर आए सिर्फ, तो इसका जो डिफॉल्ट बिहेवियर है, स्ट्रैपी में ऑलरेडी सर्विसेज का कॉन्सेप्ट है, यानी डेटाबेस से जो डाटा लेना है उसको रेफर करते हैं थ्रू सर्विसेज। तो फाइंड, डिलीट, एडिट, ये सारी सर्विसेज ऑलरेडी बनी हुई। सर्विसेज जो बनाई है स्ट्रैपी ने वो इस तरह से बनाई है कि डीबीएमएस का जो डिफरेंस है ये खुद सर्विसेज हैंडल कर लेती है। इसकी एग्जांपल ये है कि अगर आपने एक ऑब्जेक्ट डिलीट करना है कलेक्शन से, मोंगोडीबी में डेटाबेस है उसमें और सिंटैक्स है, अगर माई सीक्वल में करना है कोई और सिंटैक्स है, एसक्यूएलाइट से करना है कोई और सिंटैक्स हो सकता है। तो जो सिंटैक्स वेरिएशन है उनको सेट ने कैसे हैंडल किया कि आप डेटाबेस जो भी है आप अगर फाइंड कहेंगे वो चाहे सीक्वल डेटाबेस है, नो सीक्वल डेटाबेस है, वो फाइंड कर देगा। ये एब्स्ट्रैक्शन उन्होंने कर दी।
ठीक है जी। तो यहां पे मैंने एक चेक, ये सारा डिफॉल्ट ही है, इसमें सिर्फ ये एक चेक नया ऐड किया, यूजर डॉट आई डी कॉन्टेक्ट स्टेट डॉट यूजर डॉट आई डी। जहां पर जब भी यूजर फाइंड की यानी गेट की रिक्वेस्ट भेजे, तो जो लॉगिन यूजर है, ये कैसे पता चलेगा कौन सा लॉगिन यूजर है? उसका जो भी लॉगिन यूजर है कॉन्टेक्स्ट में, जो हमें स्टेप पैरामीटर पास करता है, उसमें स्टेट में उस यूजर की इंफॉर्मेशन पड़ी होती है। तो क्योंकि यूजर का टेबल, यूजर का जो कलेक्शन है वो डायरेक्टली नहीं है टू डू में। अगर आप इसको देखें तो यूजर के अंदर हमने, यहां से देखें जरा, टू डू को देखें, मुझे बताएं टू डू में यूजर की जो हमने फील्ड क्रिएट की है वो रिलेशन की फील्ड क्रिएट की। तो हम ये चाह रहे हैं कि इस टू डू में जो यूजर है यानी जो इसका ऑनर है, उस ऑनर के आईडी से मैच करो। ठीक है जी। यहां पे आपके ना एरर्स वगैरह आएंगे अगर फील्ड के नेम आप इसे कंसिस्टेंट नहीं रखते। यहां नाम क्या है? ऑनर। तो यही शायद इश्यूज वगैरह आ रहे हैं। नेमिंग कन्वेंशन को थोड़ा सा हमने देख लेना। एक तो ये मुझे नजर आया, बहरहाल ये आपने पॉलिसीज लगा दी। अब इसके बाद इसका स्ट्रक्चर किस तरह से है, इसमें एमवीसी मॉडल उसने अप्लाई किया। स्ट्रैपी साइड से तो मेरा ख्याल है कोई इतना डिस्कस करने की जरूरत नहीं है कि आपने सिर्फ ये टू डू को जरा प्रॉपरली बनाना। अब आ जाए रिएक्ट नेटिव की तरफ। स्ट्रैपी में दो काम कर लिए हमने, ये कलेक्शन बना ली, उसके एडमिन पैनल में जाके रिलेशन सेट कर दिया यूजर से, एंड दैट्स ऑल। यही उसने कहा था जी, ये तीन फील्ड्स हैं और ये रिलेशन की फील्ड बनाए यूजेस परमिशन वाला। और हमने फर्दर इन पे परमिशन कर दिए ऑथेंटिकेटेड यूजर को, परमिशन ओपन कर दिए ऑथेंटिकेटेड यूजर के लिए, और एक कस्टम राउट हमने रीराइट किया जिसके थ्रू, और रीराइट करने के लिए एपीआई में आपने टू डू की एपीआई जो है उसमें कॉन्फ़िग में राउट्स को सॉरी कंट्रोलर को, एक कंट्रोलर जो है इसको आपने। So once you have done these three things, now you should move towards React Native application. React Native में जो इसने स्ट्रक्चर बनाया ना वो MVC मॉडल, अब ये एक्सपो से नहीं नेटिव CLI से ऐप बनी। सो SRC के अंदर सारा कोड पड़ा, ये स्टार्टिंग फाइल है ऐप की। अब ये ऐप क्या कर रही है देखें, ऐप जो है सबसे पहले रिडक्स स्टोर को अवेलेबल करती है। ये थोड़ा सा नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे कैसे रिडक्स स्टोर इंस्टॉल करना है, रिडक्स स्टोर क्रिएट कैसे करना है, प्रोवाइडर कंपोनेंट में रैप करेंगे तो ये जितने भी इसके चाइल्ड यहाँ पे कंपोनेंट है उनको एक्सेस होगी रिडक्स स्टोर की। एक्सेस होगी कैसे वो हम देखते हैं। फर्दर हम चाहते हैं कि जो रिडक्स स्टोर का स्टेटस है वो एसिंक स्टोरेज में सेव हो जाए। जब बंदा लॉगिन हो तो पहली दफा तो स्टोर में यूजर नहीं होगा, जब पहली दफा लॉगिन होगा तो रिडक्स स्टोर में यूजर रखवा दिया, तमाम स्क्रीन में एक्सेस हो। लेकिन साथ जब वो ऐप क्लोज करे तो परसिस्टेंस की यहाँ जो लाइब्रेरी है वो रिडक्स स्टोर को एसिंक स्टोरेज में रख देगी, ताकि अगली दफा जब ऐप चलेगी तो सबसे पहले वो एसिंक स्टोरेज से गेट करके रिडक्स स्टोर को पॉपुलेट करेगी। अब रिडक्स स्टोर में अगर यूजर होगा तो इसका मतलब है कि बार बार लॉगिन नहीं, जिस तरह ऐप में एक दफा लॉगिन हो गया सेव है, आप नेक्स्ट जा सकते हैं। जो ही आप लॉग आउट करते हैं तो लॉग आउट का मतलब क्या है कि आपने उसकी जो लोकल स्टोरेज है जिसको यहाँ पे एसिंक स्टोरेज कह रहे हैं, वहां से जो इंफॉर्मेशन है जो वो सारी डिलीट कर देनी उसकी स्टेट। तो उसके लिए ये लाइब्रेरी है रिडक्स परसिस्टेंस। ये परसिस्टर के नाम से आपने ये एक ऑब्जेक्ट इसे पास करना, ये देखें बनाना कैसे। असल में कि ऑब्जेक्ट बनाने कैसे, पास तो आपने सीधे सीधे एपीआई को करते हैं। स्टोर रिडक्स स्टोर बनाना किस तरह, कॉन्फ़िगर किस तरह करना है। वंस यू हैव कॉन्फ़िगर्ड, लेट्स सपोज इन दिस, ये हमारा अपना जो कोड है तो अवेलेबल करना इजियर है। पेपर प्रोवाइडर, यस पेपर प्रोवाइडर क्या है, प्रोवाइडर पैटर्न बड़ा कॉमन यूज होता है रिएक्ट नेटिव में। यानी जो पेरेंट
बहुत सा डेटा, प्रॉप्स, फंक्शन चाइल्ड को अवेलेबल करता है इफ दे आर रैप्ड इन सम प्रोवाइडर क्लास। प्रोवाइडर वैसे कोई कीवर्ड नहीं है, आमतौर पर उनका नाम प्रोवाइडर से रखा जाता है। तो ये ऑथेंटिकेशन पहली स्क्रीन है जो रेंडर होगी, और ऑथेंटिकेशन स्क्रीन को हमने 3 कंपोनेंट्स में रैप किया है। पेपर प्रोवाइडर, ये इसने यूआई रिएक्ट नेटिव पेपर की मटेरियल यूआई यूज की है, इसने काफी फेमस है। उसके थीम को एक्सेस होगी, परसिस्टेंस की एक्सेस होगी और स्टोर की एक्सेस होगी। अब हमने ऑथेंटिकेशन में लॉजिक लिखनी है कि अगर ऑलरेडी लोकल स्टोरेज में उसका टोकन पड़ा है तो उसको नेक्स्ट ले जाओ होम पेज पे, अदरवाइज उससे पहले लॉग इन करवाओ। यहां तक समझ आई थी बात की? अब ऑथेंटिकेशन में देखते हैं क्या है। ऑथेंटिकेशन में इस पे कंट्रोल क्लिक करें, यू विल नेविगेट टू दैट स्क्रीन। आपने ऑलरेडी स्क्रीन बनाई, तो पहला कंपोनेंट है, वहां पे आपने देखना है कि स्क्रीन किस पे उसको लेके जाना है, नेविगेट कहां करवाना। तो सबसे पहले आपने यहां से स्टोर से जेसन वेब टोकन गेट किया, store.getState.jwt। अगर तो टोकन एग्जिस्ट करता है या वो अनडिफाइंड है, अनडिफाइंड भी फॉल्स कंडीशन है, नल हो, नल भी फॉल्स कंडीशन है, इसलिए टेस्ट नहीं किया गया। अगर तो ये JWT टोकन नहीं पड़ा हुआ स्टोर में, लोकल स्टोरेज की बजाय रिडक्स स्टोर की बात करें, रिडक्स स्टोर में कहां से आएगा, इसका स्टार्टअप कोड देखते हैं। जो ही स्टार्ट होता है ये रिडक्स स्टोर को पहले लोकल स्टोरेज से फिल कर लेता है ताकि आप आगे देखें, स्टोर से ही आप इंटरेक्ट करें। और जो ही एग्जिट करता है स्टोर का स्टेटस एसिंक स्टोरेज पे सेव कर देते। तो अगर तो उसका JWT टोकन पड़ा हुआ है तो उसको ओवरव्यू स्क्रीन पे ले जाओ, वरना उसको लॉगिन स्क्रीन पे ले जाओ। हमने राउट जो है कंडीशनली आगे डिसाइड करना है, नेक्स्ट कौन सी से स्क्रीन करनी है, बेस्ड ऑन JWT that we are getting from Redux store। ओवरव्यू स्क्रीन या लॉगिन स्क्रीन, यहां से एक राउट जो ऑथेंटिकेशन ने रेफर करना है वो इसने सेट कर दिया, या वो AW ओवरव्यू होगा या लॉगिन होगा, ये स्टेट पहले सेट होगी। अब नेविगेशन में दोनों स्क्रीन्स को रेफर कर दिया कि नेविगेशन अगर ऑप्शन आती है तो ये स्क्रीन रेफर करेंगे, अदरवाइज ये, और इनिशियली राउट आपने दे दिया। इनिशियल राउट कौन सा होगा, इनिशियली कौन सी स्क्रीन होगी, यहां से हमने जो है ओवरव्यू या लॉगिन से, डिपेंडिंग अपॉन इट्स JWT। यहां पे नेविगेटर कंपोनेंट को हमने रेंडर कर दिया। 2-3 चीजें हैं जो आपने यहां पे देखनी है कि वंस जब ये कंपोनेंट माउंट हो जाएगा तो आपने स्टोर को ने सब्सक्राइब कर लिया इस पर्टिकुलर फंक्शंस के थ्रू। इन अदर वर्ड्स कि जब भी स्टोर में लोकल स्टोरेज में चेंज आएगी, whenever there will be change, will be some change in your local storage, this function set route will be called। सब्सक्राइब करने का मतलब क्या होता है जी, मैं अगर किसी सर्विस को सब्सक्राइब कर लूं तो इसका मतलब है जब भी कोई नोटिफिकेशन है मुझे आते रहेंगे, कोई भी अपडेट हो के बटन पे क्लिक करें तो उसको फौरन, अभी ऐप बंद हुई, किस स्क्रीन पे आना चाहिए, लॉगिन। ठीक है, अगर ऐप बंद है फिर तो क्लोज होगी, परसिस्टेंस की API ऑटोमेटिकली कॉल। तो यहां से ये फंक्शन कब कॉल होगा, जो ही लॉगिन की स्टेट चेंज होगी। इसका मतलब लॉग आउट के बटन पे क्लिक करता है, अगर लॉग आउट के बटन पे, तो रिडक्स स्टोर में आप JWT को रीसेट करते हैं। जो लॉगिन पे क्लिक करता है जेसन वेब टोकन को आप क्लियर करते हैं,
तो जो ही वो क्लियर होता है उसका स्टेटस चेंज होता है, तो जिसने भी सब्सक्राइब किया हुआ है रिडक्स स्टोर उन फंक्शंस को कॉल कर देता है। ये सब्सक्राइबर डिजाइन पैटर्न जो है टिपिकली यूज होता है रिडक्स। ठीक है जी। वैसे इसने हुक्स नहीं यूज किए, जो मॉडर्न हुक्स का कॉन्सेप्ट है उसमें ये आपको सब्सक्राइब नहीं करवाना पड़ता। यहाँ पे यूज रिड्यूसर लिखते हैं तो ऑटोमेटिकली स्टेट भी दे देता है और उसको सब्सक्राइब भी कर लेता है। मतलब उसमें आपको बल इसने मैनुअली डायरेक्ट स्टोर ऑब्जेक्ट को भी आप एक्सपोज नहीं करते, सीधा रिड्यूसर्स में काम कर रहे होते हैं। तो बहरहाल सर हम क्योंकि इसको फॉलो कर रहे हैं इस पर्टिकुलर ट्यूटोरियल को, तो अभी हम उसके माइंडसेट से देख रहे हैं किस तरह से उसने कोड लिखा। सो यहां से ये जो नेविगेटर है, ये नेविगेटर इनमें से इनिशियल स्क्रीन के इक्वल है। किस पे नेविगेट करेगा? इनिशियल स्क्रीन। अब ये जो क्रिएट स्विच नेविगेटर का मतलब ये है कि आप अगर लॉगिन स्क्रीन पे हैं, दूसरी स्क्रीन पे जाना है तो आप इस पे स्विच कर सकते हैं। ऑल पॉसिबल स्क्रीन्स यहां दे देते हैं और स्टार्टिंग स्क्रीन दे देते हैं। अब स्टार्टिंग स्क्रीन हमने कंडीशनल दे दी और इस कंडीशन को भी हमने सब्सक्राइब करवा लिया कि स्टोर में चेंज हो तो वो शुड बी नोटिफाइड। ये सारी चीजें जो है, अब नेविगेटर कोई कंपोनेंट नहीं, नेविगेटर या तो ये लॉगिन का पेज है, ये ओवरव्यू पेज है, ये दोनों ही हमने इसलिए यहाँ पे स्क्रीन्स को इंपोर्ट किया हुआ। तो इन दोनों में से कोई एक रेंडर होगी, नेक्स्ट ये लॉगिन पेज आएगा, ये ओवरव्यू या उसको होम पेज कहने वो आएगा। JWT पे डिपेंड करता है, जो ही JWT में चेंज आएगी, ये यहाँ पे ना, ये यहाँ पे ये सारा होता है, ये टॉप पे जो बैठे हैं ना, ये सारी चेंजेस को नोट कर रहे होते हैं। जो ही ये देखते हैं स्टोर में चेंज आई है, तो इसने क्योंकि सब्सक्राइब किया हुआ चाइल्ड ने, तो इस चाइल्ड ने जो जिस फंक्शन के थ्रू सब्सक्राइब किया उसको कॉल कर देते हैं और वो फंक्शन जो है वो देखता है जी इसमें चेंज आई क्या है, कि अगर JWT टोकन नल हो गया तो वो दोबारा लॉगिन स्क्रीन पे ले, तो इंस्टेंटली जो ही यूजर चेंज करेगा स्टोर में चेंज आएगी रिडक्स स्टोर में, और रिडक्स स्टोर से आप वापस जो है वो रीसेट हो जाएंगे लॉगिन स्क्रीन पर। ये सारा फ्लो इन दो बेसिकली फाइल्स में उसने मेंटेन किया। अब लॉगिन स्क्रीन के अंदर लॉगिन की यूआई बनी है, इसके अंदर आप देखें और लॉगिन के बटन पे कैसे एपीआई को कॉल करना है, ये लॉगिन स्क्रीन है। इस पे आके आप जो है सारा यूआई क्रिएट करते हैं ऑथेंटिकेशन का, इस पे राउटिंग जो भी स्टाइलिंग वगैरह है वो आप यहाँ पे प्रोवाइड करते हैं। जो यहाँ पे इसने बताई है, ये जो स्क्रीन है आपकी, सॉरी ये जो फर्स्ट वन है, इसको वो क्रिएट करता है, ये लॉगिन स्क्रीन। नेविगेटर जो होता है ना, उसकी तो फिजिकल अपीयरेंस नहीं होती। नहीं, वो तो हेडर आप खुद दे सकते हैं ना सारी ऑप्शन। वो आमतौर पर स्टैक नेविगेटर या टैब पैन में या हेडर वगैरह, ये इसने डिफरेंट यूज किया। स्विच नेविगेटर वो दो स्क्रीन है, एक स्विच हो जो बी में स्टैक ना हो, बैक करने से वो ऐप खत्म हो जाएगी, थोड़ा सा डिफरेंट यूज किया। अब ये लॉगिन स्क्रीन डिजाइन कर ली। अच्छा, अगर ये लॉगिन पेज पे आ गए हैं, इधर देखिए, इधर देखिए, अगर लॉगिन पेज पे आ गए हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है जी, बताएं जरा। अगर लॉगिन पेज पे आ गए, इसका डिजाइन तो इतना डिफिकल्ट नहीं है, क्या ख्याल है? सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, इस बटन के क्लिक पे कैसे स्ट्रैटेजी पे लॉगिन हो रहा है, ये डाटा लेता है, सेंड करता है, और वहां से जो JWT टोकन आता है स्टोर में कैसे रखता है। क्योंकि जब लॉग आउट करने स्ट्रैपी नहीं इन्वॉल्व हुआ, वो अपने पास से टोकन डिलीट कर देता है, दोबारा लॉग इन करेंगे, फिर स्ट्रैपी पे रिक्वेस्ट आएगी और न्यू। तो इस सारी स्क्रीन में बाकी तो सारा यूआई का कोड है, स्टाइलिंग वगैरह का जो प्रोग्रामिंग रिलेटेड कोड है वो कौन सा है, इस बटन के ऑन क्लिक पे जो लिखा है। तो जब आप लॉगिन स्क्रीन को देख रहे हैं तो यहाँ पे मेनली ये सारा तो डिजाइन का पार्ट है, और ये स्टाइलिंग वगैरह में अगर आप यहाँ पे देखें तो इसने यहाँ पे पहले स्टेटस बार लाया है, ये हेडिंग आ गई जिसपे ये जो टेक्स्ट लिखा हुआ टू डू एंड सब हेडिंग जो लिखी हुई है, इसके बाद इनपुट फील्ड आ गई, ये उसके स्टाइल वगैरह आ गया, नेक्स्ट पासवर्ड की इनपुट फील्ड आ गई, और ये बटन, इसके ऑन प्रेस पे ये फंक्शन लिखा हुआ ऑथेंटिकेट।
ठीक है। अब इसमें चलते हैं अथेंटिकेट कैसे। अथेंटिकेट में अब आपने अभी तक आपने कोई एपीआई रिक्वेस्ट जनरेट नहीं की, मैंने आपको स्टार्ट होने का फ्लो बनाया कि जो ही ये स्टार्ट होती है यहां से लेकर यहां तक होते होते लॉगिन तक कैसे पहुंचती है, इनिशियलाइजेशन क्या है और किस तरह से वापस रीसेट होगा। ये जो स्क्रीन है यहाँ पे आ जाए जी, इस बटन के क्लिक पे जो लॉजिक लिखी हुई है वो ये वैलिडेशन के फंक्शन है। यहाँ पे है अथेंटिकेट यूजर या लॉग इन करो उसे। सबसे पहले वो वैलिडेट करता है इनपुट के पहले वो देखता है जो यूजर ने दिया है ये एम्प्टी वगैरह तो नहीं है, इसकी लेंथ वगैरह का चेक लगाना जो भी है। अगर सारे वैलिडेशन के फंक्शन ट्रू रिटर्न करते हैं, बाइनरी वैलिड है, डेटा वैलिड है, एम्प्टी नहीं है, तो उसके बाद लोडर को वो चला देता है लोडिंग ट्रू, और यहां से वो एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करता है यूजर मॉडल का। अब यहां पे ये इसका अपना एक पैटर्न एमवीसी मॉडल व्यू कंट्रोलर डिजाइन पैटर्न, ये जो यूजर मॉडल क्रिएट करता है और उस मॉडल के अंदर ही इसने लॉग इन लॉग आउट की सारी फंक्शनैलिटी लिखी हुई, यानी यूजर क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करता है और डॉट लॉग इन कह के कहता है जी लॉग इन हो जाए। अगर लॉग इन होगा तो ये ठीक है, अदरवाइज ये एरर रिटर्न कर देगा। राइट, अगर ये लॉगिन होगा ट्राई, ये कोई एक्सेप्शन थ्रो नहीं करता, तो यहां से वो कुछ आगे नहीं जा रहा। क्या वजह, इसने आगे राउट नहीं दिया हुआ। जब भी वो लॉगिन करेगा यूं समझे सारा काम रीडक्स स्टोर से ये कंट्रोल है। जो ये लॉगिन करेगा अगर सक्सेसफुल है तो रीडक्स स्टोर में JWT पहले नल था, अब उसकी एक वैलिड वैल्यू आएगी। जब वो वैलिड वैल्यू फिर दोबारा यहां से आ गया, जो ही वो लॉगिन होगा तो यहां से इस स्टोर में चेंज आएगी। स्टोर में क्या चेंज आएगी कि पहले यूजर नल था, उसका JWT नल था, अब उसकी कोई नॉन नल स्ट्रिंग होगी, वैलिड स्ट्रिंग होगी। तो यहां पे जो फंक्शन सब्सक्राइब किया हुआ है वो कॉल होगा, वो किसी भी कंपोनेंट में। ये फंक्शन जो सब्सक्राइब किया हुआ है ये इसकी स्क्रीन को बेसिकली चेंज करा। आप देखें क्लिक कहां कर रहे हैं, चेंज कहां आ रही है। मतलब एक सिंपल भी पैटर्न बना सकते हैं, वहीं क्लिक करूंगा और डॉट नेविगेट कॉल करके अगली स्क्रीन पे, अदरवाइज वहीं रहे एरर मैसेज। इसमें डिफरेंट एक मैकेनिज्म, मतलब यू कैन मेक इट एक्सट्रीमली सिंपलीफाइड। जब मैं क्लिक करूं अगर लॉगिन हो जाए तो यहीं पे मैं इस फ्लो में ना जाऊं, मैं यहीं पे ही जो है वो आप लॉजिक लिख दें इसके नीचे कि आप जो है वो जब लोग हो जाए तो सेव कर लें JWT को, और नेविगेट का फंक्शन मौजूद है। नेविगेट में बता दें कि स्क्रीन को नेक्स्ट होम, नेविगेट टू होम स्क्रीन, नेविगेट टू होम स्क्रीन, यहां पे भी लॉजिक लिख सकते हैं। उसने क्या किया, यूजर क्लास में ये लिख दिया लॉगिन। तो लॉगिन के बाद क्या करना है वो उसने फ्लो ऑलरेडी मेंटेन शुरू में किया। समझाई बात की। अब इसमें इस पॉइंट को हम छोड़ दें, ये स्टोर बनाया कैसे है, कॉन्फ़िगर कैसे किया है, उसका डेटा स्ट्रक्चर में नेक्स्ट सेशन में एक्सप्लेन करेंगे। लेकिन इतना फ्लो ये 3 फायदा होगा कि लॉगिन तक कैसे आना, लॉगिन से आगे कैसे जाना। ओवरव्यू स्क्रीन में अगर हम अज्यूम कर लें कि ओवरव्यू स्क्रीन पे दूसरी दफा क्या होगा, ये तो पहली दफा हो गया, इसके बाद यूजर आप सपोज करते लॉग आउट नहीं करता, ऐप बंद कर देता है, दोबारा चलाता है, फिर यहां से आए, जब दोबारा चलाएगा तो यहाँ पे अगेन अथेंटिकेटेड पे आ जाएंगे और इसको ये सारी सर्विसेज अवेलेबल होंगी और इसमें से दोबारा वो देखेगा तो JWT टोकन एग्जिस्ट करता है, लॉगिन की बजाय ओवरव्यू स्क्रीन में जाएगा। लेकिन साथ वो कह भी देगा कि भाई जब भी चेंज हो तो मुझे बता देना, सब्सक्राइब भी करवा लेगा। तो ओवरव्यू स्क्रीन में जाएगा। ओवरव्यू स्क्रीन जो है, स्क्रीन, ये स्क्रीन में कैसे नेविगेट कर रहा है हम ये देख रहे हैं जी। ओवरव्यू स्क्रीन, ये 2 स्क्रीन है इसमें। तो ओवरव्यू स्क्रीन जो है वो ये वाली, जिस पे क्लिक करें, अगर एम्प्टी होगा तो एम्प्टी है, क्लिक करें, ऐड करते जाएं, किसी पे इस पे क्लिक करें, डायलॉग में ऐड कर दें, इधर डिलीट वगैरह कर सकते हैं, कैंसिल कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं, सारे क्रेडिट ऑपरेशन। तो यहाँ पे जो है वो एक इंडिविजुअल रो का डिजाइन, डायलॉग बॉक्स में इनपुट लेना, यहाँ ज्यादा एपीआई कॉल है, यहाँ क्रिएट भी करनी है, अपडेट भी, डिलीट भी, डायलॉग बॉक्स भी शो करना है, लिस्ट में भी सारा रेंडर करना है, वो सारा एक ही क्लास में लिख दिया।
वो काफी ज्यादा लेंथी कोड होगा। 2 ही स्क्रीन में उसने काम किया, लेकिन स्क्रीन का फ्लो उसने सेट किया। तो इसको इंशाल्लाह हम नेक्स्ट जो है वो कंटिन्यू रखेंगे। आप लोगों से ये एग्जांपल मैं पूरी जो है वो डिस्कस कर दूं। फिलहाल जो है वो देखिए, आप लोगों ने अभी रीडर स्टोर को नहीं पढ़ा, नेविगेशन की